वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ओवर द डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, वो हर जगह यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है हर जगह। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन है वो भी सेम रहेगा। जैसे कि तुम डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी है, और इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी तुम देखोगे क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा फील्ड ही क्या होता है अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम मोशन की बात करते हैं। चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया है, पहला है अपने पास पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रखा है अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो हमें पता है इस पर फोर्स कितनी लग जाएगी। इस पर फोर्स लगेगी एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ ई वेक्टर। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स होगी वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो भाई यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग जाएगी Q इंटू ई, और ये पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करता रहेगा। ओके, अगर चार्ज अपना नेगेटिव है तो उस पर फोर्स वेक्टर क्या होगी, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू टाइम्स ऑफ ई वेक्टर। ओके, तो यहाँ से क्या पता लगा, दैट एफ वेक्टर इज अपोजिट टू ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी किस पर, नेगेटिव चार्ज पे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। ओके, अब अगर ये मूव कर रहे हैं और इन पे एक फोर्स भी लग रही है, तो इट मीन्स इन पर एक एक्सिलरेशन भी होगा चार्ज पार्टिकल के पास। तो एक्सिलरेशन की बात करें अब हम, तो एक्सिलरेशन जो होगा, एक्सिलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा भाई, उस पर फोर्स अपॉन इट्स मास, है ना। तो एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा फोर्स दैट इज क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय मास एम। ये एक्सीलरेशन रहेगा, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हमने ये भी देख लिया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक्सीलरेशन कितना है। अब हमें ये देखना है कि जो पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, और वी कैन से उसकी पाथ क्या होगी जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, दो ही अपनी ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल है। पहली ट्रेजेक्ट्री क्या है, स्ट्रेट लाइन, और दूसरी ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक। ओके, स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री अपनी स्ट्रेट लाइन होने वाली है। तो जैसे देखो भाई, ये वाला केस यहाँ पे हमें शो कर रखा है। इधर हम देखें तो जो चार्ज पार्टिकल है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमने उसको फेंका है, तो इट मीन्स ये इसी डायरेक्शन में एक्सिलरेट करेगा विद एक्सिलरेशन ऑफ क्यू ई बाई एम। और यहाँ पर काइनेमेटिक्स की सारी इक्वेशन वैलिड है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। बस एक्सिलरेशन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू ई बाय एम। अगर और कोई केस होगा, मतलब वेलोसिटी अगर जीरो नहीं है, पैरेलल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंटी पैरेलल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो ट्रेजेक्ट्री होने वाली है उस केस में जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी, वो होगी भाई पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। जैसे इसी में देखो, हमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये कैसे ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, ये कुछ इस तरह से पाथ बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि खुद को अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 i कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब एक बात तो मैं श्योर एंड सर्टेन बोल सकता हूँ कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी। चार्ज 1 कूलम दे रखा है और उसका मास दे रखा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अपने को क्या दे रखा है कि लाइक कि वेलोसिटी है इसकी कुछ इस तरह से, यू वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ई वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोशन को दो डायमेंशन में डिवाइड कर लेंगे, एक है एक्स में और एक वाई में। ठीक है, तो अपने पास गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स कितना है, 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 3, एंड इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 2। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में 0 है,
तो इट मीन्स यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ए वाई क्या होगा, क्यू ई वाई बाई एम, बट ई वाई जीरो है तो एक्सीलरेशन वाई में हो जाएगा जीरो। एक्सीलरेशन अगर मैं एक्स में बात करूँ तो ये हो जाएगा क्यू ई एक्स बाय एम। चार्ज है अपना 1 कूलम का, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एक्स के अलॉन्ग 2, और मास कितना दे रखा है 2 kg। तो मतलब एक्सीलरेशन जो एक्स में आएगा वो कितना आएगा तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, पहला फाइंड करना है ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री तो हमें पता चल गई कि इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है, तो ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी इसकी, पैराबोलिक। अब हमें एक्सेलरेशन एक्स में और वाई में निकालना है। एक्स में एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई में 0। नेट एक्सेलरेशन कैसे देंगे भाई हम, नेट एक्सेलरेशन होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो नेट एक्सेलरेशन देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन आई कैप डायरेक्शन, क्योंकि ए वाई तो 0 है। ओके भाई, सी पार्ट देखते हैं, फोर्स इन एक्स एंड फोर्स इन वाई ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फोर्स इन एक्स क्या हो जाएगा, फोर्स इन एक्स इज मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इन एक्स। मास कितना है उसका, मास है अपने पास 2 kg, तो 2 into 1 दैट इज 2 Newton। फोर्स इन वाई 0 बिकॉज एक्सीलरेशन इन वाई इज 0। ये भी हो गया। और क्या पूछ रहा है, डी पार्ट में नेट फोर्स पूछ रहा है, तो हम फिर से बोल देंगे एफ नेट किसके बराबर रहेगा, एफ एक्स के बराबर, दैट इज 2 Newton। ई पार्ट पे आते हैं। ई पार्ट पे बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो एक्स में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा और वाई में भी। ठीक है, तो हम पहले एक्स में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, दैट इज एस एक्स विच इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 into 2 प्लस हाफ एक्सीलरेशन है 1 एक्स में और टाइम 2 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8 मीटर। और तुम डिस्प्लेसमेंट जब y में फाइंड करोगे एस वाई दैट इज यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। भाई एक्सीलरेशन y में तो जीरो ही है, ये टर्म तो जीरो। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी थी 2, और टाइम भी 2, तो ये कितना हो गया 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 8 मीटर इन आई कैप प्लस 4 मीटर इन जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डेट इज रूट 80 मीटर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, फाइंड आउट द टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टू रेस्ट। भाई इलेक्ट्रॉन है मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका। तो अभी हम जानते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये किधर जाना चाहेगा, ये अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना चाहेगा। ठीक है, तो इसकी पाथ कैसी होगी, भाई इनिशियल वेलोसिटी की वजह से ये थोड़ा आगे तो जाएगा, बट फिर वो यू टर्न मार के पीछे की तरफ ही आ जाएगा। तो यहाँ कहीं पर इसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी, इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। हमें क्या बताना है, फाइंड आउट द टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टू रेस्ट, तो हमें यही टाइम बताना है। तो भाई ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है एक्सीलरेशन इसका किधर होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्सीलरेशन होगा अपना माइनस क्यू ई बाय एम। माइनस साइन बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है। ओके, हमें पता है कि ये रेस्ट पे आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो v फाइनल इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v थी, एक्सीलरेशन हो गया माइनस क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो कितने टाइम बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, टाइम हो जाएगा एम वी बाय क्यू ई। एम वी बाय क्यू की जगह ई रख देंगे, ई इंटू ई। तो यही टाइम है जब अपना चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम था एकदम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी वी नॉट गिवन टू द चार्ज क्यू। तो एक क्यू चार्ज है, उसको हमने वी नॉट वेलोसिटी दी, और ये इस तरह से दी है सच दैट ये लोअर प्लेट को स्ट्राइक ना कर पाए, मतलब नीचे वाली प्लेट को स्ट्राइक ना करे, और प्लेट के बीच का सेपरेशन हमें डी दे रखा है। तो भाई हमें दिख रहा है, ये तो इट्स लाइक सेम सिस्टम है कि नीचे की तरफ इसका एक्सीलरेशन बताओ पहले कितना होगा। भाई इसका चार्ज पार्टिकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अपने पास कितना आएगा, क्यू ई बाई एम। तो इट्स लाइक सेम सिचुएशन ऐसी हमने कब पढ़ी है, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं ना। इट्स लाइक कि बॉल को हमने वी नॉट वेलोसिटी से फेंका किसी बिल्डिंग से, और नीचे की तरफ क्या था जी, बट यहाँ पर नीचे कौन एक्ट कर रहा है,
क्यू ई बाय एम। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि भाई ये लोअर प्लेट को स्ट्राइक ना करे, इतनी हमें मिनिमम वेलोसिटी देनी है। और ये याद रखना कि इसको हमने बिल्कुल सेंटर से फेंका है, दोनों प्लेट के बीच से फेंका है हमने इस चार्ज को। तो इसका पाथ कुछ इस तरह से तुम्हें दिखेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, इस तरह से, कुछ इस तरह से तुम्हें इसकी पाथ दिखने वाली है। ओके, इस तरह से पाथ होगी। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि ये पार्टिकल नीचे वाली प्लेट को तभी स्ट्राइक नहीं करेगा अगर इसकी जो रेंज है, पार्टिकल की जो रेंज है, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल, है ना। एल से बड़ी होनी चाहिए। तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज मतलब एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो एक्सीलरेशन एक्स में कितना है तुम्हारे पास, जीरो। एक्सीलरेशन वाई में कितना है, मैं माइनस क्यू ई वाई एम लिख रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव वाई के अलोंग है। ओके, पहली बात तो टाइम निकालो कि कितना टाइम लगेगा इसको कहाँ से कहाँ आने में, इस पोजीशन से इस पोजीशन आने में, या फिर वर्टिकली कितना टाइम लगेगा इसको प्लेट तक आने में, प्लेट के एज तक आने में। ठीक है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि ये होगा एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें नेगेटिव वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, डी बाय टू, है ना। इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी थी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी वाई में थी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन वाई में कितना है, क्यू ई बाय एम। नेगेटिव वाई में ही हम बात कर रहे हैं, यहाँ भी चलो माइनस ले लो और ये भी माइनस, इंटू टी स्क्वायर। तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लग जाएगा नीचे फॉल करने में एम डी बाय क्यू इंटू ई। अब देखो इसकी रेंज, दैट इज इतने टाइम में ये एक्स में कितना मूव कर जाएगा, दैट इज रेंज। तो रेंज हो जाएगा अपना r is equals to initial velocity in x into t plus half of ax into t square। ओके, वैल्यूज पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी थी, ये पूरा टर्म तो जीरो रहेगा क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। इनिशियल वेलोसिटी x में थी v नॉट, टाइम लगा इसको एम डी बाय क्यू ई, है ना। और मैंने क्या बोला था कि भाई ये तभी हिट नहीं करेगा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन l होगी। मतलब v नॉट बाय v नॉट इंटू md by qe, this should be greater than or equals to L, और v naught should be greater than equals to L root qe by md। और तुम बोल सकते हो कि v naught should be greater than equals to root qe l square by md। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम डी, ये अपनी मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अब हम। क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू मैक्स, मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी सो दैट द चार्ज पार्टिकल विल नॉट टच द अपर प्लेट। चार्ज पार्टिकल अपर प्लेट को टच नहीं करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और हमें ग्रेविटी फ्री स्पेस मानना है। तो हम ये बात तो समझ गए कि भाई इधर एक एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। कौन सा होगा वो एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, दैट इज ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नीचे की तरफ इस पे एक एक्सेलरेशन रहेगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं एक्स में देखूं इधर, तो वो कितनी हो जाएगी, u cos 37, दैट इज 4u बाय 5। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी होगी, u sin 37, दैट इज 3u बाय 5। एक्सीलरेशन x में कितना होगा, जीरो, और एक्सीलरेशन y में कितना होगा, माइनस क्यू ई बाय एम। ओके, अच्छा यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कितना जा सकता है भाई, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल रीच कर सकता है d के बराबर। ठीक है, तो हमें एक बात पता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल विल रीच, दिस शुड बी लेस देन व्हाट, d। और ये सेम प्रोजेक्टाइल टाइप मोशन है, तो उसमें प्रोजेक्टाइल में हमें पता था कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू वाई स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ए वाई, दिस शुड बी लेस देन डी। तो यू वाई कितना है तुम्हारे पास, 3u/5, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9u स्क्वायर बाय 25 अपॉन 2 इंटू एक्सीलरेशन इन वाई कितना है, क्यू ई बाय एम, दिस शुड बी लेस देन डी। और तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो कि 9 m u square by 50 q into e, this should be less than d।
तो यहाँ से अपना आ जाएगा u शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 50 क्यू ई अपॉन व्हाट, कितना आ जाएगा 50 क्यू ई और 9m आ जाएगा, और ये अंदर में एक डी स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यू मैक्स की वैल्यू कितनी आई, यू मैक्स की वैल्यू इधर से आ जाएगी स्क्वायर रूट 50 क्यू ई डी स्क्वायर बाय 9m। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी तुम दे सकते हो और वो अपर प्लेट को टच नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फिर से यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको थीटा एंगल पे फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। चार्ज पार्टिकल का मास m है और उस पर चार्ज है q। यहाँ पर दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, मैक्सिमम हाइट बतानी है और रेंज बतानी है। ओके, सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। गिवन डाटा क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी दे रखी है, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी है, u sin थीटा। ओके, एक्सीलरेशन x में कितना है, वो जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई बाई एम। एक्सीलरेशन y में कितना है, दैट इज ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो माइनस जी, है ना। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें पता है कि ये कुछ इस तरह से जाएगा और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। इस मोशन में कितना टाइम लगा, वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एस वाई क्या होगा, एस वाई जीरो होगा, क्योंकि वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी वाई में है यू साइन थीटा इंटू टी, और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इधर से, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये तो सेम वैसा ही है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था, है ना। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि भाई अगर ये मैक्सिमम हाइट इसने रीच करी है तो यहाँ पर वाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई जीरो। तो वही पुट कर दो बस काइनेमेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ से होगा वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई इंटू एस वाई। तो वी वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी वाई का स्क्वायर होगा जीरो, यू वाई होगा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन वाई इज एच मैक्स। तो एच मैक्स भी कितना आ गया तुम्हारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये भी सेम आया जैसा हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ चुके हैं। सी क्या है, अपने को रेंज निकालनी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें पता है रेंज होती है आर इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी होगी, यू कॉस थीटा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स में था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई बाय एम इंटू 2u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन को, तो यही अपनी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला इफ अ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव, ऊपर जो चार्ज पार्टिकल था वो नेगेटिव था, तो हमें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है सो दैट पार्टिकल विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाए। ओके, तो देखो भाई अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, मान लो ये नेगेटिव चार्ज था, मास एम चार्ज क्यू, इसको हमने इस डायरेक्शन में कहीं फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u, और ये एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमें इस तरह से बताना है u की वैल्यू सो दैट चार्ज पार्टिकल किस में जाए, नो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है थीटा सो दैट ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही जाए। और यहाँ पे हमें दे क्या रखा था कि भाई इस डायरेक्शन की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और नीचे की तरफ है जी। ओके, तो देखो एक बात हम बोले, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं पर पहुंच गया, लेट से स्ट्रेट लाइन पाथ बनाते हुए यहाँ कहीं पर पहुंच गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि उस पर एक फोर्स लगी होगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, और नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, एम जी, है ना। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। मैं एक बात बोल सकता हूँ कि ये अनडेविएटेड जाएगा, डेट इज स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाएगा, कब, जब नेट फोर्स इस पे किधर आएगी, इसी लाइन के अलोंग आएगी,
नेट फोर्स किसके, इस लाइन के अलोंग आएगी, है ना। तो नेट फोर्स अगर इस लाइन के अलोंग आई तो हम बोल सकते हैं उस केस में टेन थीटा अपना किसके बराबर रहेगा, टेन थीटा होगा अपना एम जी अपॉन क्यू ई के बराबर। और वी कैन से थीटा होना चाहिए उस केस में टेन इनवर्स एम जी बाय क्यू ई, ठीक है। तभी अपना चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए एग्जिस्ट इन अ रीजन पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है भाई। A charge particle having charge q and mass m is released from x is equals to 0, ठीक है। तो इनिशियली t is equals to 0 पर x is equals to 0 से एक पार्टिकल हमने रिलीज किया। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड बिकम 0 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द रिलीज। ओके भाई, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है जब ये फर्स्ट टाइम रेस्ट पे आएगा, ओके, आफ्टर रिलीजिंग। एक काम करते हैं, पहले इसकी वेलोसिटी देखते हैं कि किस टाइम पर जीरो रही होगी। ओके, तो एक्सीलरेशन जो होगा अपने पास वो होगा a इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम। तो ये एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा अपने पास, एक्सीलरेशन, ओके, एक्सीलरेशन हो जाएगा अपने पास q बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है माइनस बी एक्स प्लस ए, क्यू बाय एम माइनस बी एक्स प्लस ए। और एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम माइनस बी एक्स प्लस ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास v डी वी इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम इंटीग्रेशन माइनस बी एक्स प्लस ए डी एक्स, और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा अपने पास, वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू क्यू बाय एम, और ये हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए एक्स। ओके, अब ये चेक करो कि वेलोसिटी जीरो कब हो रही है। वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें कि भाई यहाँ से ये पूरा टर्म जीरो, इट मीन्स ये वाला पूरा टर्म इज इक्वल्स टू जीरो से इक्वेट कर लेंगे इसको। तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी टू ए बाय बी। ओके, तो मतलब इस पोजीशन पे पार्टिकल किस में आया होगा, रेस्ट में आया होगा। और इस पोजीशन पे हमें क्या पूछा हुआ है, एक्सीलरेशन। तो हमें पता है कि भाई एक्सीलरेशन का अपना x के साथ क्या रिलेशन है, पोजीशन के साथ, ये रहा। ओके, एक्सीलरेशन था किसी भी पोजीशन पे कितना, q बाय एम माइनस बी एक्स प्लस ए। हमें ये एक्सेलरेशन बताना है जब x की वैल्यू कितनी है, टू ए बाय बी। तो हो जाएगा माइनस बी इंटू टू ए बाय बी प्लस ए। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ए बाय एम। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था रिलेटेड टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक पेंडुलम दे रखा है, मास m है और उस पर चार्ज है q। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है और नीचे की तरफ ही ग्रेविटी भी लग रही है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द एस एच एम। ओके, तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ऐसे सिस्टम में हम टाइम पीरियड कैसे लिख सकते हैं। हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू टू पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव, है ना। जी इफेक्टिव कैसे पता लगेगा हमें, ये हमें पता लगेगा टेंशन की हेल्प से। तो स्ट्रिंग में अगर हम देखें, टेंशन टी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ही एम जी, और नीचे की तरफ एक फोर्स और लग जाएगी, कौन सी, क्यू इंटू ई। सो टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस क्यू इंटू ई। टेंशन को रिप्लेस कर दो m टाइम्स ऑफ जी इफेक्टिव, दैट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी प्लस क्यू ई। तो यहाँ से जी इफेक्टिव कितना आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया जी प्लस क्यू ई बाय एम। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव, एल बाय जी प्लस क्यू ई बाय एम। तो ये अपना टाइम पीरियड आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, फिर से सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स डायरेक्शन में है और जी तुम्हें दे रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जेई मेन में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, जेई मेन का सवाल है। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी फिर से सेम काम करेंगे, हम क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव लिखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो लेट्स से अगर मैं किसी भी एंगल पे चला जाऊँ, किसी भी एंगल थीटा पे चला जाता हूँ मैं,
थीटा पे जाऊंगा तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा इस पर mg, और इधर क्या लगेगा q इंटू ई, और यहाँ पर लगेगा टेंशन। नेट फोर्स तो mg और qe की इस डायरेक्शन के अलॉन्ग आ जाएगी, और वो होगी कितनी, वो होगी रूट mg का स्क्वायर प्लस रूट qe का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो टेंशन क्या आई तुम्हारे पास, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी रूट mg का स्क्वायर प्लस qe का स्क्वायर। टेंशन क्या हो जाएगी, m टाइम्स ऑफ g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू m रूट, m को कॉमन ले लिया है, g स्क्वायर प्लस qe बाय m का होल स्क्वायर। तो तुम्हारा g इफेक्टिव क्या आ जाएगा, तुम्हारा g इफेक्टिव आएगा रूट g स्क्वायर प्लस qe अपॉन m का होल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ रहा है टी इज 2 पाई रूट एल बाय रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। ये अपना टाइम पीरियड आ गया इस केस में, ठीक है। और इसी में अगर तुम्हें वो मीन पोजीशन पूछ ले तब कैसे हम आंसर करेंगे। मीन पोजीशन के लिए लेट से मान लो कि थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट पे अपनी कुछ मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे तुम बोलोगे क्या, मीन पोजीशन पे तुम बोल सकते हो कि टेन थीटा नॉट जो होगा वो होगा क्यू ई बाय एम जी के, मतलब सिचुएशन पूरी बैलेंस रहेगी। टेन नेट फोर्स, टेंशन बेसिकली अपना क्यू ई बाय एम को बैलेंस कर रहा होगा। थीटा नॉट हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स क्यू ई बाय एम जी। और ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसीलिए हुआ कि अगर सिर्फ ग्रेविटी होती, तो सिर्फ ग्रेविटी होती तो यही वाली पोजीशन इसकी मीन पोजीशन थी। अब क्या हुआ, साथ में इधर की तरफ एक क्यू इंटू ई फोर्स भी लगने लग गई। तो क्या होगा, ये बॉब थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ कहीं पर, और वो उस पोजीशन पर बैलेंस रहेगा जहाँ पर क्यू ई और एम जी का जो रिजल्टेंट है वो टेंशन को बैलेंस कर देगा। वहां पर ये सिस्टम अपना क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ एल, उससे हमने मास एम चार्ज क्यू को बांध दिया। अब ये बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वीसीएम, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ओके, तो हम वीसीएम में पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है कब, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन रूट 5 GL 5 GR। तो 5 G इफेक्टिव इंटू एल, और इस केस में जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, सेम ऊपर वाले, ऊपर नेक्स्ट टू नेक्स्ट है, प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है। जी इफेक्टिव होगा जी प्लस क्यू ई बाय एम। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी रूट 5 जी इफेक्टिव इज जी प्लस क्यू ई बाय एम इंटू एल। ये मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी वीसीएम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वीसीएम। फिर से वैसा ही है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड किस में लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या आया था, जो हमने कैलकुलेट किया था, इस केस में जी इफेक्टिव आता है रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो जो मिनिमम वेलोसिटी होगी यू मिनिमम होगी रूट 5 जी इफेक्टिव इंटू एल, रूट 5 जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर होल रेज पावर 1/2 इंटू एल। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, इसके लिए हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ऐसे सिस्टम में हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं कि सबसे हम पहले हम मान लेते हैं कि पार्टिकल अपना इक्विलिब्रियम पे है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें, इस पे फोर्सेस देखो क्या क्या लग रही होगी। फोर्सेस यहाँ पर मान लेते हैं ये थी इसकी नेचुरल लेंथ, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। लेट्स से इसकी यह है इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पर जब मास आया होगा तो उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि एक तो नीचे की तरफ एम जी लगी होगी, सिंस ब्लॉक पे चार्ज भी है तो नीचे की तरफ क्यू ई नॉट भी लगी होगी, और स्प्रिंग एक्स नॉट से लॉन्गेट होगी तो ऊपर की तरफ के एक्स नॉट फोर्स भी लगी होगी। तो इक्विलिब्रियम पे तुम एक बात बोल सकते हो कि के एक्स नॉट है वो तुम्हारा किसके बराबर आएगा, एम जी प्लस
क्यू ई नॉट के बराबर। ठीक है, एक्स नॉट क्या है तुम्हारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या करोगे तुम, इक्विलिब्रियम से इसको थोड़ा और नीचे लेके गए, कब तक, इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस और नीचे लेके गए, मतलब नेचुरल लेंथ से पहुंच गए थे हम किधर पर, एक्स इज इक्वल्स टू सम एक्स नॉट प्लस एक्स पर। तो यहाँ पर अगर मैं नेट फोर्स लिखने की कोशिश करूँ इस पार्टिकल पर, इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी इस बार नेट फोर्स होगी एम जी नीचे प्लस क्यू ई नॉट भी नीचे माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट हो जाएगी स्प्रिंग फोर्स। यहाँ से देखो क्या आएगा एम जी प्लस क्यू ई नॉट माइनस के एक्स नॉट, और के एक्स नॉट तुम्हारा किसके बराबर है, के एक्स नॉट तो एम जी प्लस क्यू ई नॉट के बराबर है, तो ये के एक्स नॉट इन दोनों टर्म्स को खा जाएगा। तो ओवरऑल नेट फोर्स तुम्हारे पास क्या बचेगी, माइनस ऑफ के इंटू एक्स, ये तुम्हारे पास नेट फोर्स बचेगी। तो नेट फोर्स ये आ गई, तो यहाँ से ये तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप इक्वेशन बन गई, मतलब टाइम पीरियड सिस्टम का क्या हो जाएगा, टी इज टू पाई रूट एम बाय के। टाइम पीरियड चेंज ही नहीं होगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा इसलिए ही है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दैट टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम doesn't depend on the constant external force but the equilibrium position will change। equilibrium position change होगी पर टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, अगर उस पर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स क्या थी, क्यू इंटू ई नॉट, तो इसीलिए टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी क्या दे रखा है तुम्हें, एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम विल नॉट चेंज if a constant external force is acting on it, so the time period will remain same, that is t is equals to 2 pi root m by k। तो यही अपना टाइम पीरियड रहेगा इधर भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज फ्रॉम सेम एक्स। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तुम्हें दिख रहे होंगे यहाँ पर, और उनको सेम एक्स से हमने रिलीज किया है। हमें एक्स की वैल्यू बतानी है सच दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रीच द प्लेट साइमल्टेनियसली। हमें पता है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो जाएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने वाला है ऊपर वाली प्लेट की तरफ और प्रोटॉन जाने वाला है नीचे वाली प्लेट की तरफ, क्योंकि वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो हमें एक्स की वो वैल्यू बतानी है सच दैट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्लेट्स को साइमल्टेनियसली रीच करें। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा कितना रहेगा, ई इंटू ई बाय एम, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी ऊपर की तरफ। एक्सीलरेशन प्रोटॉन का कितना होगा, ई इंटू ई बाय एम, मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किधर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से तुम एक बात बोल सकते हो कि मोशन किधर हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। अगर तुम बोलोगे वाई डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है सिर्फ, ठीक है, तो तुम एस वाई क्या बोल सकते हो, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दोनों में से किसी को भी नहीं दी हमने वाई डायरेक्शन में, तो इनका जो टाइम होगा किसी भी जनरल डिस्टेंस वाई को कवर करने में, वो कितना हो जाएगा, टू एस वाई बाय ए वाई। अब दोनों सेम ही टाइम पर अपोजिट प्लेट्स पर पहुंच रहे हैं, तो तुम बोलोगे टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू टाइम फॉर प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा टू एस फॉर इलेक्ट्रॉन बाय एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू टू एस फॉर प्रोटॉन बाय एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ से तुम बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बाय एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोटॉन बाय एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डेट इज डी माइनस एक्स, और प्रोटॉन सिर्फ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डेट इज एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ये अपना डी माइनस एक्स, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन क्या है ई ई बाय एम, तो ये हो जाएगा ई ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इसका होगा एक्सीलरेशन ई ई बाय एम पी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डी बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये अपना जेई एडवांस लेवल है, ठीक है, ये जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल। तो अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
किधर, एक्स डायरेक्शन की तरफ, और एक पेंडुलम है उसको हमने पुल किया और इसको रिलीज कर दिया, मतलब इस पोजीशन तक इसको हमने पुल किया और यहाँ से हमने इसको रिलीज कर दिया। बॉब के पास मास एम है, चार्ज क्यू है। और एक बात याद रखना कि इधर ग्रेविटी भी लग रही है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी भी लग रही है। We have to find out the maximum angle theta naught such that the bob swings before coming to rest momentarily। मतलब क्या होगा कि बॉब जो है अपना, वो किसी जनरल पोजीशन पे आके पहले मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा। तो बोला है कि वो कितना एंगल घूम जाएगा। ऐसा समझो कि बॉब यहाँ पे जब आएगा ना, तो नेट टेंशन जो है वो एम जी और क्यू ई के रिजल्टेंट को बैलेंस कर देगी, तो वो मोमेंटरीली रेस्ट पे होगा इस पोजीशन पे। तो वही पूछा है कि ये एंगल थीटा नॉट कितना घूम जाएगा तब तक। ठीक है, तो एक पार्ट को कर रहे हैं हम। एक पार्ट में तुम्हें सिचुएशन कैसी नजर आएगी कि भाई इधर की तरफ स्ट्रिंग है, ओके, यहाँ की तरफ लग रहा होगा इस पे क्यू ई, और नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी। ठीक है, और हम ये कब की बात कर रहे हैं, जब वो कितना एंगल घूम चुका है, जब ये एंगल घूम चुका है थीटा नॉट। ठीक है, थीटा नॉट एंगल घूम चुका है। इनिशियली अपना जो बॉब था वो किस तरह से था, वो कुछ इस तरह से था अपना पेंडुलम। ओके, हमें इसी थीटा नॉट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक टेंशन फोर्स लग रही है। दिस शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर आके ये मोमेंटरीली रेस्ट पे आया है, और जहाँ से छोड़ा था वहां पर भी कैसा था, ये रेस्ट पर था। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो। और दूसरी बात, ये बॉब कुछ इस तरह से आया है। तुम यहाँ यहाँ से देख सकते हो कि जो टेंशन की वैल्यू है, टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में है, बॉब का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दो फोर्सेस का वर्क डन है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखें तो चलो देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ओनली किस में लग रही है, एक्स के अलोंग लग रही है ना, क्यू ई फोर्स इधर। और ये एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस। ये एक्स के अलोंग इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो ये डिस्टेंस देखो हो कितना जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है एल, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा नॉट। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल वन माइनस कॉस थीटा नॉट। एम जी की वजह से इसने वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वाई में इसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो कि कितना हो जाएगा, बताओ भाई। ये डिस्टेंस होगा अपना कौन से वाले डिस्टेंस के बराबर, ये होगा भाई, देख सकते हो इस वाले डिस्टेंस के बराबर ही होगा। और ये डिस्टेंस अगर ये एल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल साइन थीटा नॉट, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एल साइन थीटा नॉट। तो देखो एम जी नीचे लगा, एल साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन बाय एम जी इज पॉजिटिव। क्यू ई फोर्स किधर लग रहा है, क्यू ई फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ बॉब का, लेफ्ट की तरफ। क्यू ई था राइट की तरफ, मतलब वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज दैट इज क्यू इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल वन माइनस कॉस थीटा नॉट, है ना। और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, एम जी नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ एल साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ये यहाँ से एल से एल तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, इधर से तुम्हें मिलेगा एम जी साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू क्यू ई वन माइनस कॉस थीटा नॉट, है ना। क्यू ई वन माइनस कॉस थीटा नॉट। अब वन माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा सोचना होगा। वन माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय टू। और इधर से ये हो गया एम जी साइन थीटा। साइन थीटा को तुम ऐसे लिख लो, टू साइन थीटा नॉट बाय टू कॉस थीटा नॉट बाय टू। तो यहाँ से देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा नॉट ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा टेन थीटा नॉट बाय टू इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम जी। ठीक है, क्यू ई बाय एम जी मिल जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखो, तो यहाँ से तुम्हारे पास थीटा नॉट क्या मिलेगा, थीटा नॉट तुम्हारे पास मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। तो ये हो गया अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है, बी पार्ट में बोला है हमें फाइंड ई इफ द बॉब कम्स टू रेस्ट व्हेन स्ट्रिंग इज वर्टिकल। बॉब कब रेस्ट में आया, जब स्ट्रिंग अपनी वर्टिकल होगी, है ना। तो देखो भाई, ये थीटा नॉट भी क्या कौन सी पोजीशन थी, ये थीटा नॉट भी वो पोजीशन थी जब बॉब रेस्ट पे आया था, ये जनरल थीटा नॉट थी, है ना। अगर वर्टिकल हो गया तो एक बात सोच के देखो कि ये थीटा नॉट उस केस में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मतलब थीटा नॉट के एक्सप्रेशन में तुम, मतलब जो ऊपर ए पार्ट में थीटा नॉट निकाला है उसके एक्सप्रेशन में बस थीटा नॉट को 90 लिख दो। ओके, सो बी पार्ट इज व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, when string becomes vertical, so we can say that theta naught is equals to 90 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा tan थीटा नॉट बाय टू इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम जी। तो ये हो जाएगा tan 45 दैट इज 1 इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम जी। तो यहाँ से तुम्हें पूछा क्या हुआ था, ई की वैल्यू बतानी थी। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी इधर से एम जी बाय क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अपनी ई की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है और जेई मेंस में भी पूछा हुआ है ये। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम कंटेनिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज क्यू, ओके, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल। तो अपने पास एक छोटा सा ब्लॉक है जिस पर चार्ज क्यू है और मास है इसका एम। इसको हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया और ये हॉरिजॉन्टल टेबल खत्म हो रहा है एक वर्टिकल वॉल पे। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज डी। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने सेटअप कर दिया एक्स के अलोंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लॉक भी मूव करने लगेगा प्लस एक्स के अलोंग। एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन। भाई इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो क्या होगा, ये ब्लॉक कुछ इस तरह से जाएगा और फिर ये पलटी मार के वापस आ जाएगा सेम पॉइंट पर। तो हमें बताना है कि इसका ऑसिलेटरी मोशन होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। पहली बात तो ये मोशन होगा ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा हो रहा है। एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा बहुत छोटा होता था। दूसरी बात कि यहाँ पर तो क्यू ई इसको सपोर्ट कर रहा है ना। दूसरी बात फिर जब ये वापस आ रहा होगा तो क्यू ई तो स्टिल इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, बट इसने वेलोसिटी गेन कर ली होगी, उसकी वजह से इनर्शिया इसको सेम पोजीशन तक वापस लेके आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑसिलेटरी मोशन है, एसएचएम तो नहीं है। एसएचएम में वरना क्या होता था, एसएचएम अगर ये होता तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ, मतलब हमेशा इसके मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रही होती। अगर मैं बोलूँ ये है इसकी मीन पोजीशन, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पॉइंट करती हमेशा। बट यहाँ है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको दूर है मीन पोजीशन से, अवे ले जा रही है क्यू इंटू ई। ओके, अब देखो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। अभी हम उस वाले मोशन की बात कर रहे हैं जब ये दीवार को अप्रोच कर रहा है या वॉल की तरफ जा रहा है। तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन हम बोलेंगे इसका कितना होगा, क्यू ई बाय एम। अगर हम बोले कि इफ टाइम टेकन बाय बॉल बाय ब्लॉक टू रीच द वॉल इज टी, टू रीच द वॉल इज टी, तो हम बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, डी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंस इसको रेस्ट से रिलीज किया है तो यू टी तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा रूट टू एम डी बाय क्यू इंटू ई। अब जब ये ब्लॉक कहाँ पर पहुंच जाएगा, वॉल पर पहुंचेगा, तो ये वी वेलोसिटी से आके टकराया था, सिंस इलास्टिक कोलिजन है तो वी से ही ये बाउंस बैक कर जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, ये जो वी की वैल्यू क्या होगी होगी, तो वी की वैल्यू उस टाइम पे हो जाएगी वी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यू तो अपना जीरो है, वी की वैल्यू आ जाएगी रूट टू ए इंटू डी और ए है अपना क्यू ई बाय एम। तो हो जाएगा टू क्यू ई डी बाय एम। अब देखो ब्लॉक जब ये रिबाउंड करेगा, जब ये रिबाउंड कर रहा होगा तो मोशन देखो कैसे होगा, ब्लॉक तो इधर की तरफ आ रहा है, एक्सीलरेशन किधर होगा इसका, अपोजिट टू इट्स मोशन, क्यू ई बाय एम तो स्टिल इधर ही रहेगा। ठीक है, तो
एक काम कर सकते हो, तुम बोल सकते हो व्हेन ब्लॉक रीबाउंड, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी देख सकते हो डायग्राम में, v के बराबर ही है ना। तो जब वो रिबाउंड कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v के बराबर, डेट इज 2 q e d/m। दूसरी बात, जब वो सेम पोजीशन पे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है ना, मतलब पार्टिकल जब सेम पोजीशन पे वापस आएगा, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि आना ब्लॉक इधर जाता है, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, तो यहाँ पर आके किस में आ जाएगा? रेस्ट पे। तो तुम बोल सकते हो कि ब्लॉक विल रीच इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट सम टाइम एट t डैश आफ्टर रिबाउंडिंग। रिबाउंड होने के t डैश टाइम बाद वो अपने सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, है ना। तो तुम बोलोगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेम पोजीशन पे पहुंचते ही v की वैल्यू जीरो, तो जीरो, u की वैल्यू हो जाएगी √2qd/m। अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसीलिए माइनस QE/m इंटू टी डैश। ठीक है, तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी डैश की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास √2md/q इंटू वी। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होगा टी डैश प्लस टी। टी क्या था? जो जाने में टाइम लगा, √2md/q, और टी डैश जो उसको वापस आने में टाइम लगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √2md/QE। तो क्योंकि जितना टाइम उसको वॉल तक जाने में लगा, उतना ही टाइम उसको वॉल से रिटर्न आने में लगा उसकी इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये जेई मेन में पूछा हुआ है और एचसीवी में भी गिवन है तुम्हारे पास ये। ओके, नेक्स्ट, एक और एडवांस लेवल और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये है इरोडोव का प्रॉब्लम। ठीक है, इरोडोव का प्रॉब्लम है ये, इरोडोव बुक से मैंने इसको लिया है। अपने को क्या दे रखा है? एक मेटल शीट दे रखी है, उसके पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इसके पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा। और इसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है, ठीक है, बट इसकी विथ 2a है। इट मीन्स ये x इज इक्वल्स टू जीरो, और इधर की तरफ x इज इक्वल्स टू माइनस है, इधर की तरफ x इज इक्वल्स टू a। तो इसकी टोटल विथ कितनी होगी? 2a। बट इधर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे भी इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक जा रही है शीट। We have to find out the electric field at a point which is at a distance d, d is greater than a। मतलब हमें p पॉइंट पर फील्ड पूछा हुआ है और ये डिस्टेंस d है, ग्रेटर देन a है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, d ग्रेटर देन a फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द शीट। हमें फील्ड बताना है, इधर फील्ड कितना होगा। तो देखो भाई, फील्ड हम क्या करेंगे, फील्ड पर लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक जनरल एलिमेंट ले रहा हूँ, एक जनरल स्ट्रिप ली है, पतली सी स्ट्रिप। ऐसा समझ सकते हो कि इट्स लाइक अ वायर। ठीक है, इतनी पतली स्ट्रिप है, सो इट्स लाइक अ वायर। और ये हमने कहाँ पर ली है? ये हमने नीचे से एक्स पे जाके dx थिकनेस की ली है। ठीक है, एक्स पे जाके dx थिकनेस की एक स्ट्रिप अपन ने काट ली। पहले इस dx थिकनेस की स्ट्रिप की वजह से हम p पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे। उसके लिए हमें इस स्ट्रिप पे कितना चार्ज है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिप पे चार्ज होगा अपना सम dq, और dq की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू da। ठीक है, तो सिग्मा तो अपना कांस्टेंट ही है, डी है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ इनटू इसकी विड्थ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी फॉर द टाइम बिंग इसकी लेंथ को मैं एल बोल दे रहा हूँ, और इसकी विड्थ है अपनी डी एक्स, ऑल्दो ये एल इन्फानाइट ही होगा, है ना। तो ये हो गया अपना डी क्यू। तो मैं इस स्ट्रिप के लिए लिख रहा हूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज डी क्यू बाई एल इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा अपना? सिग्मा इंटू डी एक्स, और ये डी क्यू बाई एल दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन दिस पतली सी स्ट्रिप, दैट इज लैम्डा। सो लैम्डा अपना क्या हो गया? लैम्डा इज सिग्मा डी एक्स। तो इस स्ट्रिप की वजह से, पतली सी स्ट्रिप क्या है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से अगर मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ पी पॉइंट पर, तो वो क्या होगा? 2k लैम्डा बाय आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द स्ट्रिप। स्ट्रिप से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है बेटा? ये डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस एक्स, है कि नहीं। तो हो जाएगा 2k लैम्डा बाय डी माइनस एक्स। तो ये हो गया 2k लैम्डा इज सिग्मा डी एक्स बाय डी माइनस एक्स।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे डीईपी को। तो 2k सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन d माइनस एक्स, एक्स की लिमिट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू माइनस ए टू x इज इक्वल्स टू प्लस ए। तो देखो कितना आएगा ये e एट पॉइंट p, दिस इज 2k सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई d माइनस एक्स, दैट इज ln d माइनस एक्स, और अपॉन में x के साथ एक -1 वाला फैक्टर भी आ जाएगा, दैट इज d माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में। लिमिट इज फ्रॉम माइनस ए टू ए। तो हो जाएगा e एट पॉइंट p इज इक्वल्स टू 2k सिग्मा, और यहाँ से आएगा माइनस ln d माइनस एक्स, एक्स नहीं होगा अब तो ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस ऑफ ln d माइनस ऑफ माइनस ए, दैट इज d प्लस ए, है ना। ये कुछ बन गया अपना। तो हो जाएगा e एट पॉइंट p इज 2k सिग्मा, और ये होगा ln d प्लस ए माइनस ऑफ ln d माइनस ए। सिग्मा की भी वैल्यू रख दो, एक काम करते हैं के की वैल्यू, सॉरी, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, और ये हो जाएगा अपना ln d प्लस ए अपॉन d माइनस ए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना आ गया अपना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d प्लस ए ओवर d माइनस ए। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और इसको हमने इजीली एकदम बढ़िया तरीके से कर लिया है। ठीक है, आई होप तुम्हें जितने भी प्रॉब्लम्स कराए हैं ये सब समझ आए होंगे। तो ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम करेंगे, उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।